विज्ञान कक्षा 9 पार्ट 2 है। आप इसमें पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई में पढ़ेंगे आप कोशिका किससे बनती है, यानी टॉपिक यही है कोशिका किससे बनती है। तो कोशिका बनती है, देखिए इसमें पहला आएगा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली में आपका आएगा विसरण, परासरण और कोशिका भित्ति। उसके बाद केंद्रक, उसके बाद आएगा कोशिका द्रव। और कोशिका के अंगक कौन कौन से हैं? तो कोशिका के अंगक है अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्गी काय उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानियां। तो इसमें आप लोगों को इतना पढ़ना है। अब इसमें देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका का फिगर बना है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक पूछता है कभी कभी अंतर। तो अंतर क्या क्या होता है कि जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है वह बीच में पाया जाता है, तथा पादप कोशिकाओं में केंद्रक आरी में पाया नहीं, लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति या तो नहीं होती है या तो है भी नहीं करती है। यानी इसके बाद जंतु कोशिका में प्लास्टिड पाई जाती है, प्लास्टिड नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाई जाती है। इसके बाद है गाल्गी उपकरण, ये डिप्टोसोम आप लोग पढ़ेंगे। इसमें रसधानियां होती है, नहीं होती है या होती है तो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसधानियां होती है। अब इसके देखिए इसके बाहरी झिल्ली यानी बाहरी परत को हम क्या कहेंगे? बाहरी परत को हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्त। कोशिका भित्त, इसको हम कहेंगे केंद्रक। इसको हम कहेंगे केंद्रक। इसके बाद इसमें होता है कोशिका द्रव। इसमें जो द्रव भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और इसके बाद आपका आएगा इसमें जीव द्रव। जीव द्रव। अब आप लोग देखिएगा जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में भी प्लास्टिड पाया जाता है। तीसरा इसमें इकाई उपकरण होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में होती है डिप्टोसोम। डिप्टोसोम आप आगे पढ़ेंगे, इसमें डिप्टोसोम पाई जाती है। चौथा इसमें राजधानियां या तो नहीं होती है या होती है तो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में राजधानियां होती है यानी पाई जाती है, यानी राजधानी पाई जाती है। अब इसके बाद अब इसमें आएंगे विसरण। तो विसरण पढ़ेंगे। तो विसरण क्या होता है? पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी विसरण क्या कहलाती है? पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, मतलब ओर जो होती है उसे हम विसरण कहते हैं, जैसे CO2 और O2। और इसके बाद परासरण क्या होता है? परासरण होता है जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली से झिल्ली द्वारा होती है तो परासरण कहलाती है। यानी परासरण क्या कहलाती है? जैसे एग्जांपल से समझिए, विसरण क्या होता है? पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, विसरण कहलाती है। जैसे मान लिया किसी का एक कोशिका होता है, एक कोशिका होता है और मान लिया एक पौधा है।
में कोशिका पाई जाती है, तो जब इसमें जल डालते हैं तो जल की सांद्रता क्या होती है? निम्न होती है। और पौधों की सांद्रता क्या होती है? उच्च होती है। जिससे यानी इसमें भी लिखा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। अगर जो इसमें इस कोशिका का जल निम्न सांद्रता हो जाए, बाहर का उच्च सांद्रता हो जाए, तो क्या हो जाएगा? जल इधर आने लगेगा, यानी बाहर की तरफ आने लगेगा। तो जब जल बाहर की तरफ आने लगती है तो कोशिका सिकुड़ने लगती है। जब कोशिका सिकुड़ने लगेगी, या तो पौधे का विकास रुक जाएगा, पौधे का विकास रुक जाएगा, या पौधा सूख जाएगा, या पौधा सूख जाएगा। और परासरण का कार्य क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होती है तो परासरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए, यानी अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा, जैसे एक बीकर है और इसमें क्या होगा? इसमें यहां तक हम क्या करेंगे? जल और नमक का मिश्रण कर देंगे, और इसमें हम केवल जल भरेंगे, तो ये अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, यह धीरे धीरे जल क्या होती है? इधर जाने लगती है, क्योंकि इसकी सांद्रता सबसे कम है। यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की क्रिया को हम विसरण कहेंगे। जब इधर जाएगा, और वह कब तक जाएगा? जब तक यह दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल यानी बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? विसरण और परासरण कहेंगे। अब परासरण में विसरण में क्या क्या होता है? अल्प परासरदादी विलयन, दूसरा होगा सम परासरिदादी विलयन, और तीसरा होगा समतापी दादी विलयन। इसको मान लीजिए जैसे कोई एक बीकर ले लीजिए और इसको पूरा जल से भर दीजिए। यह क्या है? पूरा जल है। स्याही का जब एक बूंद इसमें आप मतलब ऐसे इसमें गिराएंगे, एक बूंद, तो स्याही क्या होगा? वह धीरे धीरे एक बार में धीरे पूरे जल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। इससे क्या हुआ कि जल की सांद्रता सबसे कम तथा स्याही की सांद्रता क्या थी? उच्च थी, जिससे वह क्या हो गया? इस मिश्रण यानी इस जल में वह धीरे धीरे विसरित हो गया अथवा मिल गया। इसी को कहेंगे हम विसरण या मिलना। विसरण या मिलन। वर्णात्मक पारगम झिल्ली किसे कहते हैं? यानी वर्णात्मक पारगम झिल्ली किसे कहते हैं? कुछ पदार्थों को पत्तों के द्वारा आर पार जाने देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। यानी वर्णात्मक पारगम झिल्ली किसे कहते हैं? कुछ पदार्थों को पत्तों के द्वारा आर पार जाने की क्रिया को वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? एक नोट लिख लीजिएगा, इसको नोट करके आप अपनी भाषा में लिखिए। ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करने वाले को हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। सांद्रता की ओर गमन करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? परासरण करेंगे।
अब इसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे, इसी में आएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति।